चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स डिस्कस किए थे, रूरल एंड अर्बन एरियाज के, राइट? आज हम कुछ और बेसिक सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, सम कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी कि भारत में कुछ कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही पाए जाते हैं। यानी कि कैन से द एंटायर इंडिया फेस दिस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इन कॉन्सेप्ट्स को तो डिटेल में समझ लेते हैं, क्या सिचुएशंस हैं, राइट? तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास है टाइप्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में इसके नाम लिखवाए थे आपको, ठीक है? उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कहते हैं सर, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क। यानी कि जब एक वर्कर विलिंग टू वर्क है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? कोई भी वर्कर विलिंग टू वर्क है, यानी कि वो काम करना चाहता है, ठीक है। प्लस हैज अ नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क। ओके, यानी कि उसके पास एबिलिटी भी है काम करने की। ऐसा नहीं एबिलिटी नहीं है, डेफिनेटली ही कैन डू वर्क, येट ही डज नॉट गेट वर्क। यानी कि नॉट गेट वर्क। तो जहां ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, उसको हम जनरली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट इन तीन सिचुएशंस में है। सबसे पहला हमारे पास है विलिंग टू वर्क, यानी कि आप काम करना चाहते हैं। अगर आपने काम करना नहीं चाहते देन डेफिनेटली हम आपको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो अगर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करना है देन पीपल मस्ट बी वर्किंग, उनकी विलिंग टू वर्क होना चाहिए, राइट? एंड दूसरा, उनकी एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, राइट? यू मस्ट बी एबल टू वर्क, राइट? अगर आप एबल टू वर्क नहीं है देन डेफिनेटली यू नॉट क्लासिफाइड एज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट में अगर आपको काम नहीं मिल रहा है देन डेफिनेटली यू आर कैटेगराइज्ड बाय द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या था सर? ही रिमेन, यानी कि जो पर्सन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है तो वो अनएम्प्लॉयड रहता है फॉर अ फुल टाइम, राइट? ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि बेटा थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, थोड़ा बहुत काम नहीं मिल रहा। नो, दिस इज नॉट दैट मच ऑफ टाइप, राइट? यहाँ पर क्या है, वो फुल टाइम अनएम्प्लॉयड ही रहता है। इज टोटली डिपेंड ऑन अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि वो अदर मेंबर ऑफ फैमिली के इनकम पे ही आश्रित है, डिपेंड है, राइट? उसका कोई खुद का इनकम सोर्स यहाँ पर नहीं है, राइट? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर कहते हैं सर, ये जनरली अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है? तो कहते हैं सर, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजुअली फाउंड अमंग द एग्रीकल्चर लेबर। ये जनरली कहाँ पाया जाता है जी? एग्रीकल्चर लेबर में, प्लस एजुकेटेड पर्सन्स में, जो पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार हो जाते हैं वो, या फिर वो व्यक्ति जो काम के चक्कर में बेटा गाँवों से अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता है, तो दे पीपल कंसिडर एज द अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? समझ में आया? सो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर? सर सीधी सी बात है, तीन सिचुएशन यहाँ पे हमने डिस्कस करी। पहला, जो व्यक्ति विलिंग टू वर्क है बट नॉट गेटिंग वर्क, एंड उसकी एबिलिटी भी काम करने की, तो उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मानते हैं। और ऐसे लोग जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये फुल टाइम अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है? यानी कि इनको रोजगार नहीं मिलता, दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर अदर फैमिली पर्सन, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है? वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर लेबर में, एजुकेटेड पर्सन में, या फिर वो व्यक्ति जो जॉब के चक्कर में एक जगह से, यानी कि विलेज से, रूरल इंडिया से अर्बन एरिया में आया है, और अर्बन एरिया से उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो सर्च कर रहा है जॉब बट स्टिल नॉट गेटिंग एनी जॉब। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन कंसिडर अंडर द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? समझ आया बेटा? अच्छा देखिए, प्लीज दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, राइट? ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग प्लीज नोट्स जरूर कॉपी करिएगा, सो दैट कि आपको ज्यादा अच्छे से पॉइंट समझ में आए, ठीक है? बेटा कॉपी नहीं करेंगे ना डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में उतनी नहीं आएंगी। सो प्लीज वीडियो पॉज करके नोटिंग कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है? ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जरा ध्यान सुनना। इसका मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाऊं। देखो, इकोनॉमी में ना दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहला, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जी सर, टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है वो बहुत स्वाभाविक है, एंड दिस इज प्योरली एक्सपेक्टेड। और दूसरा, चेंज इन डिमांड। डिमांड का जो पैटर्न है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चेंज होता है।
ओके, अब जरा ध्यान सुनेगा, अगर मान लीजिए चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो बेटा जो लोग ओल्ड टेक्निक में काम करते थे, राइट, अब उसके बदले न्यू टेक्निक आ चुका है। तो जिन लोगों ने ओल्ड टेक्निक में काम सीखा था, राइट, बट दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, सो वो लोग फेस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि सर ओल्ड टेक्निक का तो यूज होगा नहीं, न्यू टेक्निक आ जाएगी, तो जब न्यू टेक्निक आ जाएगी तो आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर इकोनॉमी में पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया है, लोग आप जो ओल्ड पैटर्न ऑफ गुड्स था उसको परचेस करना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, कि जो हम पुराने गुड्स हो चुके हैं उनको हम परचेस करना नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। सो अब न्यू गुड्स डिमांड करना चाह रहे हैं, तो जो पुराने गुड्स जो लोग मैन्युफैक्चर करते थे उनका बिजनेस कहने की डाउन होगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी बेटा इकोनॉमी में, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, यानी कि जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो उसके कारण, राइट, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चरल चेंज आर ब्रॉडली टू टाइप्स। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टेक्नोलॉजी एज अ रिजल्ट विच ओल्ड टेक्निक आर नो लॉन्गर नीडेड, यानी कि पुरानी टेक्निक की जरूरत नहीं है, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है अर्थव्यवस्था में। समझे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ which certain industries are closed down and the worker are thrown out। ऑब्वियसली बात है ना, डिमांड पैटर्न चेंज होता है तो जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाती है, और जब इंडस्ट्री ही बंद हो गई तो जो वर्कर्स है, जो लेबर है, उसको कहाँ से काम मिलेगा, तो दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ समझ आ रहा है आपके? ओके, प्लीज कॉपी जरूर करिएगा, और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं आप, आई विल डेफिनेटली आंसर योरसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन एंड आई होप सो कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, ना तो ये एम्प्लॉयमेंट है ना ही ये अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। अब ये है क्या सर, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहूंगा, आपकी एबिलिटी है काम करने की 8 आवर्स। एक मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। बट सर आपको ना गेट वर्क ओनली फॉर दैट मीन्स 4 आवर्स, या आप ये कह सकते हो कि यार हफ्ते में 3 दिन आपको काम मिल रहा है, या आप ये कह सकते हो मंथ में आपको आधे महीने काम मिल रहा है, राइट, ऑल्टरनेट डेज में आपको बुलाया जा रहा है काम, या ईयरली आपको 6 महीने में काम मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही, काम मिल रहा है बट पूरा नहीं है सर, आधा है, अल्प है, आधा है, यानी कि हमें पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, विल गेट अ हाफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर उसको, ये तो ना पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ना ही पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो इसलिए इसको नाम दिया गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं है जनाब। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, एक स्थिति है इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट फुल टाइम जॉब, यानी कि जहां पर वर्कर को फुल टाइम जॉब नहीं मिलता, दे विल ओनली गेट पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब ही उसको वहां पर मिलता है। कहते हैं ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ इन अ ईयर या सम आवर्स इन एवरी डे। मैंने बोला था ना, ये आवर्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वीकली भी किया जा सकता है, मंथली भी किया जा सकता है, और ईयरली भी किया जा सकता है। तो कहते हैं ऐसे पर्सन कुछ महीने या कुछ घंटे हमेशा बेरोजगार ही रहते हैं, यानी कि इनको आधा ही काम मिल पाता है, तो ऐसे पर्सन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ स्टैटिकल डेटा की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, NSS, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, अ पर्सन कैटेगराइज एज एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को हम एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं, कब सर, इफ ही वर्क ओनली अप टू 28 आवर्स इन अ वीक। यानी कि सुनना, एक व्यक्ति को मैं एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट करूंगा, यानी कि उसको मतलब डेफिनेटली उसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम काम मिल रहा है सर, काम मिल रहा है बट वो बहुत कम है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, राइट, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा, बहुत कम काम मिल रहा है। तो सर इस स्थिति में एक्सट्रीम अंडर एम्प्लॉयमेंट वो क्या है, एक हफ्ते में 28 घंटे ही अगर आपको काम मिल रहा है,
1 वीक एंड देयर इज लॉट्स ऑफ यू कैन कैलकुलेट राइट कि एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा 28 आवर्स ही आपको काम मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं किसमें, एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट में, राइट। अब सर अगर मान लो 28 से ज्यादा मिल रहा है, 28 से क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, बट देखिए ये पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन वर्क, राइट, इफ अ पर्सन वर्क बिटवीन कितना 29 टू 42 आवर्स पर वीक, यानी कि एक वीक में आप 29 घंटे से लेकर 42 घंटे के बीच में काम कर रहे हैं, ही इज प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, दैट इज लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयड, राइट। तो यहाँ पे दो बातें हमने डिस्कस करी। पहला हमने डिस्कस करा सर, एक सेकंड, ठीक है, पहला हमने डिस्कस करा एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड और दूसरा हमने डिस्कस करा लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयड। तो सर सुनिएगा, 28 घंटे का जॉब अगर एक हफ्ते में मिल रहा है आपको, तो यू आर एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट। 29 घंटे से लेके 42 घंटे के बीच में मिल रहा है तो हम आपको लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, और 42 से ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली फिर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में नहीं है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट की ना कुछ कैटेगरीज है, अब इसकी भी कुछ कैटेगरीज है, वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले मुझे बताइए समझ में आया आपको? ओके, तो सर पहले हमने डिस्कस करा अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, और फिर एक नेशनल सैंपल सर्वे का जो एक सिचुएशन था वो हमने डिस्कस करा, एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, दीज टाइप्स दो तरह के सर, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विजिबल का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने पढ़ा ये 8 आवर्स वाला, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एबिलिटी 8 घंटे काम करने के बाद मिल रहा है 4 घंटे काम है, तो आपकी कैपेसिटी पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, एंड वी कैन सी दिस, हम उसको देख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कंसिडर एज विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, पीपल वर्क लेसर देन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ अ वर्क इन अ डे, यानी कि एक दिन में आपको स्टैंडर्ड आवर्स से कम काम मिल रहा है, और वो डेफिनेटली विजिबल है। 8 घंटे काम कर सकता है एक पर्सन, उसकी कैपेसिटी है, बट उसको काम मिल रहा है 4 घंटे, वी कैन सी दिस ना, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब सुनना, मान लो आपने पढ़ाई करी, डिग्री हासिल करी है, लेट अस अज्यूम यू हैव अ डिग्री ऑफ एमकॉम या यू कैन से बीकॉम या एक्सेट्रा, जो भी आपके डिग्री होल्ड कराओ, बट उस डिग्री के हिसाब से जो आपको जॉब मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आपको लेसर पोस्ट का मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जॉब ली एमए की डिग्री, एमए की डिग्री की जॉब ली आपने, और आपको जॉब मिल रहा, सॉरी डिग्री ली आपने एमए की डिग्री, सॉरी एमए की डिग्री आपने ऑब्टेन करी, राइट, और आपको जॉब मिल रहा है सिक्योरिटी गार्ड का। आर यू डिजर्विंग दैट पर्टिकुलर जॉब ऑफ सिक्योरिटी गार्ड और समथिंग एल्स? डेफिनेटली समथिंग एल्स। बट आपको काम तो पूरा मिलेगा सर, मान लो 8 घंटे काम कर रहे हो आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड, 12 घंटे काम कर रहे हो, वट 12 आवर्स आप काम कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एंड यू आर होल्डिंग अ डिग्री ऑफ एमए, एमकॉम या वट एवर, जो भी आपने एक वेल क्वालिफाइड पर्सन की डिग्री होल्ड करी हुई है, बट यू आर गेटिंग अ जॉब ऑफ लो, दैट इज लो स्टैंडर्ड्स, राइट, लो स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, आपकी एबिलिटी से कम की जॉब मिल रही है आपको, ठीक है। जैसे आपको प्यून का काम मिल रहा है, देखो प्यून का या सिक्योरिटी गार्ड का काम कोई गलत नहीं है, बट आपकी एबिलिटी अपर लेवल की है, राइट, आप मैनेजर बनने के योग्य हैं, बट आपको जॉब कौन सी मिल रही है सर, सिक्योरिटी गार्ड की, या यू कैन से दैट मीन्स कोई दैट इज एज अ वेटर आप किसी दैट इज काम कर रहे हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, राइट। तो दैट मीन सर यू आर अ डिग्री होल्डर, और वो उस जॉब के लिए आप डिजर्विंग नहीं है, आप किसी बेटर जॉब के लिए क्या है, डिजर्विंग है फॉर अ मैनेजर एक्सेट्रा, राइट। पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ अगर आपको उसी लेवल पे काम करना हो, राइट। सो दैट्स वाई सर ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कहलाया जाता है, भले आपको पूरे 12 घंटे काम मिल रहा हो, बट इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता वैसे सब नॉर्मल में लग रहा है, 12 घंटे काम मिला तो डेफिनेटली ही इज ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, बट वो दिखाई नहीं दे रहा सर, बट वो अभी भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में ही है, इसको हम बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। समझ में आया? तो देखिए, पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट देयर एबिलिटी, यानी कि उनका उनकी इनकम जो है उनकी एबिलिटी के प्रोपोर्शनेट नहीं होती है सर, वो कहीं ना कहीं कम होती है। जैसे इसमें देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ मैंने, आपने डिग्री होल्ड करी एमए की एंड फाइनली यू आर गेटिंग अ जॉब ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, तो इनकम आपको एज पर द सिक्योरिटी गार्ड मिलेगी, ना कि एमए की डिग्री के हिसाब से आपको वो जॉब मिल रही है, और ना ही उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, एंड बेटा होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है जी। चलिए नाउ लेट्स अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, बिफोर दैट प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, जो बच्चे वीडियो के साथ साथ कॉपी नहीं कर रहे तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट,
राइट, सो दैट कि आप बाद में कॉपी कर लो, बट प्लीज या तो नोट करिए, बट अब आलस आ रहा नोट करने में वीडियो देखते देखते, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर क्लास व्हेन यू कंप्लीट द वीडियो प्लीज मस्ट बी राइट दीज नोट्स, राइट। चलिए, अब आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नो, ये क्या होता है सर? देखो, ये ना लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जहां पर लेबर की मोबिलिटी कम हो जाती है, या यू कैन से वो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसके कारण सर उसकी जॉब पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखो, कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कहते हैं इट अकर्स ड्यू टू imperfections of the mobility of labor। ये किसके कारण होता है? imperfection of the mobility of worker across different occupations। ठीक है, कहते हैं one wish to move from one job to other, but in the process of change may be remain unemployed। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं, तब आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है ना, यू वांट टू गो विद द वाई कंपनी जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बेटा आपने क्या किया, आप जॉब, आपको जॉब तो मिला हुआ एक्स कंपनी में, बट आपने जॉब छोड़ के यू गो फॉर द इंटरव्यू ऑन दिस कंपनी। तो डेफिनेटली भले आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाए, बट कुछ टाइम के लिए तो आप बेरोजगार होगे ना। हाँ जी, तो उसी सिचुएशन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहां पर आपका खुद का ही मन नहीं है इस कंपनी में जॉब करने का, आपकी मोबिलिटी जो है वो इम्परफेक्शन हो जाती है, आप नहीं जाना चाहते वहां पे काम करने, तो दैट मीन्स आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए एग्जांपल भी लिया हुआ है, वर्किंग लेडीज गेटिंग मैरिड। एक वर्किंग लेडी, राइट, वुमेन है, गर्ल है, वट एवर यू सेड, राइट, उनकी शादी हो गई है, वो काम करती थी, जॉब करती थी। अब शादी के बाद मे डिसाइडेड टू रिमेन आउट ऑफ द जॉब फॉर द कपल ऑफ मंथ, वीक, और दैट इज सॉरी कपल ऑफ वीक और मंथ, यानी कि नाउ शी डिसाइड कि वो कुछ टाइम तक जॉब नहीं करेंगे। ये उनका अपना डिसीजन है, दैट मीन सर यहाँ पर लेबर जो है वो खुद ही क्या कर रहा है, अपने आप को डिसेबल कर रहा है फॉर दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो उसको हम एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट मानते हैं। जैसे यू कैन से ऑल्सो कि सर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, अब वुमेन है जो जॉब करती है, वो शी गेट प्रेग्नेंट, तो सर डेफिनेटली ना आप कुछ टाइम तक 7-8 महीने, तो जो भी वट एवर जो टाइम पीरियड होता है, उस समय के दौरान आप जॉब नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप अनेबल हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। So this is the frictional unemployment, and hopefully कि आपको समझ में आ रहा है। You can also state that एक person job करता है but due to some accident, right, he cannot move from one place to another place, तो उस situation में भी एक frictional unemployment create हो जाएगा। Okay, this is called imperfection in mobility of labor, यानी कि labor move नहीं कर सकता from one place to another place whatever the reason है। समझे? सिंपल है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं बताइए। एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो प्लीज, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए समझना। एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, एग्जाम्पल में केस स्टडी के फॉर्म में पूछ सकता है। सो प्लीज डायरेक्टली तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ के साथ आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेवल का सोचिए, थोड़ा लिंक करके सोचिए, सो दैट कि आप उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज आई थिंक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है सर? सर इकोनॉमी में ना एक साइकिल होती है। कैसे साइकिल सर? समथिंग लुक लाइक दिस। ये आपकी साइकिल वैसी साइकिल नहीं है सर जो आप चलाते हैं। चार्ट से हम प्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर साइकिल को, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ना कुछ इकोनॉमी के फेस बताऊंगा यहाँ पे, फेसेस, यानी कि जो इकोनॉमी जिन सिचुएशन से गुजरती है। मान लीजिए दिस इज द सिचुएशन, दिस 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 दिस, ठीक है। अब जो ये जो सिचुएशन होती है ना, दिस इज बूम, यानी कि इकोनॉमी अपने हाई पीक पे, राइट। अब जब नीचे गिरने लगी तो दैट मीन्स दिस डिप्रेशन, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग पूरा लिख लीजिए, ठीक है। डिप्रेशन हो गया ना, यहाँ पे इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी, या यू कैन से सॉरी दिस इज रिसेशन, इसको रिसेशन करेंगे, यानी कि इकोनॉमी जब डाउन आ रही है तो दे फेस रिसेशन पॉइंट, और डाउन आ चुकी है, डिप्रेशन फेस कर रही है। फिर यहाँ पे देखो ऊपर की ओर जा रही है, दैट मीन्स रिकवरी, एंड फिर से क्या आ गया, बूम। तो ये इकोनॉमिक की साइकिल है जो चलती रहती है, ऊपर नीचे, दिस इज द फ्रेम ऑफ चार्ट, राइट। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल, वट एवर यू सेड। इकोनॉमिक बोल लो इसको आप, या बिजनेस बोल लो, साइकिल, ठीक है। अब सर इसके अलग अलग फेसेस में ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। बेटा आप मुझे बात बताइए, बूम की स्थिति में क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? यस, इकोनॉमी बहुत ऊपर है, राइट। बट इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जॉब नहीं मिलती। आपने कौन सा पढ़ा होगा, जॉबलेस ग्रोथ।
सुना है? तो सर वहां पे क्या था, इकोनॉमी बूम पे थी, ग्रोथ हो रहा था, बट फिर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो उसका कारण था मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से लोगों को पर्टिकुलरली जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, हालांकि हम जनरली यहाँ पे देखेंगे, देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है इट अकर्स ओइंग टू द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एंड दिस इज द फ्लक्चुएशन। ये जो आपने देखा ना, दिस इज द फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट? सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। कहते हैं फेस ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इन द मार्केट इन द इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है सर, इकोनॉमी में सारे कैरेक्टर होते हैं, कभी इकोनॉमी ऊपर कभी नीचे, राइट? तो देखिए कहते हैं बूम रिलेट टू द हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बूम सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हाई लेवल की होती है और इकोनॉमी हमारा ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस स्थिति में एम्प्लॉयमेंट की डिग्री भी थोड़ा सा हाई होती है इकोनॉमी के ग्रोथ की सिचुएशन में। फिर आता है सर रिसेशन कौन सा पीरियड है? कहते हैं रिसेशन इज अ फेज व्हेन देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ विच देयर इज स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, इकोनॉमी में कैश कम हो जाता है, राइट? कैश क्रंच मतलब कम हो जाना। अब जब कैश ही कम हो जाएगा तो यार बिजनेस भी तो स्लो डाउन होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, राइट? इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन होगा। अब जब प्रोडक्शन ही स्लो डाउन हो गया, क्या जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको क्या डेफिनेटली लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। भैया प्राइस मिल नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, तो प्रोडक्शन में कट होगा। जब प्रोडक्शन में कट होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में ऑटोमेटिकली हमें कट होगा, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर पाएगी, उल्टा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब चली जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसेशन पॉइंट। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है जी? कहते हैं डिप्रेशन इज अ फेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड, एडी स्टैंड फॉर एग्रीगेट डिमांड, डेक्लाइन, जब एडी कम हो जाता है, ट्रिगरिंग द कट ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा आपने ना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, मतलब लोगों के खर्चे कम हो जाते हैं। अब जब लोगों का खर्चा ही कम हो जाएगा तो बिजनेसेस को तो लॉस होगा, राइट? बिजनेस भी बंद हो जाएंगे, और बिजनेस के बंद होने के कारण इकोनॉमी में आउटपुट भी कम होगा, और जब आउटपुट कम होगा बेटा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो इसका मतलब सर वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन हो जाएगी, समझे? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? अब एक कुछ और पॉइंट है, डिप्रेशन के बाद क्या है? रिकवरी। देखिए रिकवरी एक ऐसा फेस है व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट पिकिंग अप, वापस से उठ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज, आउटपुट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा इन एडी, और एडी के बढ़ते ही इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगी बढ़ना, राइट? तो ये इकोनॉमी का कुछ फेस है जहाँ पर अलग अलग तरह की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, जिनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कम होती है और घटती रहती है, समझे? सो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो बेटा। सो हियर वी फिनिश द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? प्लीज कॉपी अगेन कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक खत्म हो गया सर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में क्या कारण है? ये डेफिनेटली बेटा पूरी इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं, इसमें से बहुत सारे कॉजेज तो आपको ऐसे ही पता होगा वर्बली, अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ तो आप वैसे ही बोल दोगे सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, करेक्ट? तो सबसे पहला कारण क्या? फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एवर इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना, जीडीपी कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही स्लो है, एक ऐसी इकोनॉमी है जो स्टर्निंग है, बहुत स्लो ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा सर? तो इसलिए रोजगार वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारे पास रैपिड राइज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? तो इसकी सिचुएशन भी देखेंगे, ठीक है? तो इकोनॉमी में स्लो डाउन की वजह से एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ता है। फिर कहते हैं रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यार ये तो हर चीज की जड़ है भाई। देखिए गवर्नमेंट जितनी मर्जी पॉलिसीज ले आए, जितना मर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाए, अगर बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, हम हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को फेस करेंगे, क्योंकि इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हर किसी को रोजगार दिया जा सके, ठीक है? तो इसलिए एक सबसे बड़ा कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो ये भी है कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो डे बाय डे एंड इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली। एंड यू नो कि इंडिया 140 करोड़ टच कर चुका ऑफिशियली, एंड अगर अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो माइट बी 150 करोड़, राइट? बट ऑफिशियल डेटा तो 140 करोड़ को इंडिकेट कर ही रहा है, ठीक है? तो जब इस तरीके के पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा तो सर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है? तो दिस इज द सेकंड रीजन। तो कहते हैं सर एग्रीकल्चर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है सर, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, याद है ना आपने कौन सा पढ़ा था? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मैंने आपको बोला था हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है,
यानी कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता तो है बट सर दिखाई नहीं देता, राइट? होता तो है बट दिखाई नहीं देता। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। तो जो कि एग्रीकल्चर में पाया जाता है, जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर सीजन, तो जो लोग बेरोजगार होते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीजन, तो सर दैट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, फिर आता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। यस, एग्रीकल्चर में जब इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत कमी है, मान लो बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिलेगा, इरिगेशन नहीं हो पाएगा, और जब इरिगेशन नहीं हो पाएगा तो लोग बेरोजगार ही होंगे, ठीक है। यस, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता था, इसका यही रीजन था, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए होता था क्योंकि एग्रीकल्चर के बाहर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो एक फैमिली है वो बहुत सारी फैमिलीज में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, सिंगल लैंड में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनका वो बंद होती जा रही है बेटा। जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनते थे, क्योंकि मशीनरी से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है, राइट? तो उनकी वजह से भी यहाँ पर इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। और लास्ट में बेटा हमारे पास लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में सेविंग्स का कम होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, और प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। तो दीज आर सम रीजंस बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एंड डेफिनेटली हमें इनसे टैकल करना है। लेट्स सी कैसे करती है हमारी सरकार, एंड ऑब्वियसली वी आल्सो। चलिए, अब क्या परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट के, यानी कि अगर मान लो देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या क्या परिस्थिति बिगड़ सकती है देश की। तो यहाँ पर दो कॉन्सिक्वेंसेस है, पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सिंपल है बेटा, एज यू नो। देखो यार, आपने एक चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल सोर्सेस, याद है? और मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल सोर्स को क्रिएट करने में, फॉर्मेट करने में कुछ पैसे लगते हैं सर, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब अगर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वो ह्यूमन कैपिटल तो बेरोजगार हो गया ना सर, और जब बेरोजगार हो गया तो उसका मतलब उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो देखो, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, मैन पावर है, उसका प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो कि लॉस है हमारे। यार आपने इन्वेस्टमेंट करा है, एक ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करा है, उसके बाद उसका यूज ही नहीं हो पा रहा, तो दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ रही है ना सर जी। और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो हमें लॉस ऑफ आउटपुट भी है। मे बी जो लोगों को रोजगार मिलता तो ज्यादा आउटपुट हो सकता था, बट अब नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमी को लॉस होगा कि वो आउटपुट ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर लॉस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के पास डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जॉब नहीं, इनकम नहीं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी कहाँ से होगी सर। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो देयर इज अ लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन कम से कम होगा। सो दीज आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर वेरी सिंपल बेटा, इसको काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको नॉर्मली भी देखो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है सर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला, लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। दे आर स्ट्रगल दे आर स्ट्रगल फॉर द दे स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, राइट? वो बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल करेंगे बेटा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है ग्रेटर इनइक्वालिटी, यानी कि समाज में रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर, तो जिससे डेफिनेटली इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। सोशल अनरेस्ट में भी क्राइम बढ़ जाएगा, ठीक है। लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो चोरियां करेंगे, राइट? मर्डर करेंगे, तो जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में सॉरी सोसाइटी में एक अनरेस्ट का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और क्लास स्ट्रगल, अमीर और गरीबों के बीच में क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। अमीरों के पास डेफिनेटली ज्यादा कॉम्फर्ट होगा, ये सब कुछ होगा, और पुअर के पास नहीं होगा। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट की वहां पर एक क्लास स्ट्रगल की स्थिति आ जाती है, समझे? हाँ जी, तो यहाँ पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेज और उसके परिणाम समझे, राइट? कि किस कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और उन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भी हमने देखे। नाउ लेट्स गिव सम सजेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल दिस प्रॉब्लम, राइट? तो ये कुछ सजेशंस है जो हम सरकार को दे सकते हैं, सरकार खुद अमल में ला सकती है, कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व किया जाए या कैसे टैकल किया जाए। तो कहते हैं सर, अगेन बेसिक्स पॉइंट्स है बेटा, ध्यान सुना। हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, पर हेक्टेयर आउटपुट को भी बढ़ाइए, जिससे क्या होगा, लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी आपको, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कीजिए इकोनॉमी में, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी इकोनॉमी डेवलप करेगी। हेल्प फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दिस इज द एग्जाम्पल,
ये सारी बेटा जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ने इन्हीं लोगों को मदद करने के लिए लॉन्च करी है, राइट। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर है, जो हमारा एजुकेशन बेटा डिग्री ओरिएंटेड है उसको जॉब ओरिएंटेड करिए, उसको दैट इज स्किल ओरिएंटेड कीजिए, जिसमें लोग अपना बिजनेस डेवलप कर सकें, ठीक है। टेक्निकल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करें आप, लेबर टेक्निक के साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ साथ लेबर इंटेंसिव टेक्निक को भी यूज कीजिए, सो दैट कि लोगों को रोजगार भी मिले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले सकती है। तो भारत सरकार ने कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी बेटा ड्यूरिंग द टाइम, दैट इज स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ये कुछ पॉलिसीज हैं जो कहीं ना कहीं किसके लिए बना रखे हैं सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बेटा इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड कर दो, यू हैव टू क्रिएट द जॉब, ठीक है, नॉट गेटिंग द जॉब। आप जॉब पाने के लिए ना चाहिए, आप जॉब क्रिएट कीजिए जिसमें आपका भी भला होगा और सोसाइटी का भी भला होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, एंड होपफुली कि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों। बस इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो प्लीज यू मे आस्क, ठीक है। बाकी इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें, एंड बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक वगैरह भी कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ इस चैनल को यार, ठीक है। एजुकेशनल चैनल है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट होगी तो कहीं ना कहीं सबका भला होगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। दिस चैप्टर इज ओवर, राइट, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब एक नई वीडियो के साथ हम नेक्स्ट क्लास में कभी मिलेंगे आपसे। चलिए बाय।